सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दिल्ली, इन्होंने सारे एसपी, एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज थाना जितने, और सीधा बोल दिया भाई साहब नौकरी करनी है 24 घंटे के अंदर, जितने क्रिमिनल्स है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल के चुनाव को लेकर के कई सारे अपडेट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक तो आयकर अधिकारियों ने ममता बनर्जी के चुनाव नामांकन प्रस्तावक मिराज शाह और टीएमसी उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर छापा मारा है। इसके बाद से टीएमसी में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरे, कई अधिकारियों के चुनाव आयोग ने तबादले किए हैं। ये एक्शन संकेत है कैसे बंगाल का खेला उल्टा पड़ने जा रहा है और कैसे अधिकारियों की अदला बदली ममता बनर्जी की नींद उड़ा रही है, कैसे उनकी चुनावी बिसात जो है वो बिगड़ रही है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, आप कोलकाता में बैठे हैं और काफी कुछ वहां चल रहा है। ममता बनर्जी के प्रस्तावक के घर में आयकर अधिकारियों की छापेमारी चल रही है इस समय भी। एंड इसके अलावा ममता बनर्जी के कई दूसरे मंत्री, जो सिटिंग उनके मंत्री हैं, वो ईडी के शिकंजे में आ चले हैं। कैसा देखते हैं? मैडम, कलकत्ते में बहुत कुछ नहीं, काफी कुछ हो रहा है। काफी कुछ का मतलब है, इतने दिन तो आपको हम बता रहे थे एनआईए इन्वेस्टिगेशन, ईडी रेड्स, इलेक्शन कमीशन। अभी इसमें एक नई डायमेंशन आ गया। अभी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब आने का मतलब है हिसाब किताब में गड़बड़ी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में गड़बड़ी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है चुनाव के बाद अपना रिटर्न भरना पड़ता है, उसमें पूरा हिसाब दिखाना पड़ता है, जो कितने खर्चा किया पर कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट के दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है रिटर्न। तो भाई साहब एक है मिराज शाह, ये भाई साहब पेशे में चार्टर अकाउंटेंट है, बहुत बढ़िया, इनका अपना फार्म है। इनका ये चेयरमैन है भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी करके एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ऊपर वाला के आशीर्वाद से ये गवर्नमेंट कॉलेज में बदल गया। ये भाई साहब जो है ये हमारे मैडम सीएम के प्रस्तावक है। आपको मालूम है ये चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी नॉमिनेशन फाइल करने, जैसे आप भारत का अगर नागरिक है तो आपको ये आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस जो है, एक किसी ने जाके उसी वार्ड या उसी जो जहाँ पे उनका चुनाव क्षेत्र है वहां के कोई वोटर जाके बताएगा जो हम इनको नॉमिनेट कर रहे हैं, प्रस्ताव करते हैं इनके नाम, तो उसके बाद उसका नॉमिनेशन लिए जाती है। ये प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात। तो ये भाई साहब अचानक इनकी यहाँ जो है इनकम टैक्स का रेट, और गाड़ी के ऊपर इनके जो है इनकम टैक्स के जितने ऑफिशियल्स आए हैं उसमें तो एक तो इनका नेम ये प्लेट लगा रहा था जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साथ में इसमें लिखा है अंडर इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के इसमें अपना रोल है। अब इलेक्शन कमीशन देखिए, इलेक्शन के 3-4 महीने पहले जो है 2-4 गाइडलाइन दे देते हैं। एक है जितने भी क्रिमिनल है उसका रिकॉर्ड बनाओ, नाका चेकिंग बढ़ा दो, कोई शराब कोई नशेड़ी चीज जो है ये स्टेट के अंदर नहीं आए, बॉर्डर पे जो है स्टेट बॉर्डर पे वहां पे ये कर दो, और बाकी सारे सिक्योरिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें एक साथ इकट्ठा मिलके सब जो है अंडर इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है, एक बार इलेक्शन जब डिसाइड मतलब डिक्लेयर हो जाता है तो नेचुरली इसमें इनकम टैक्स भी आ गया। अब मैडम, हम और आपको जीने के लिए हमें पोषण चाहिए, हमारा खून में जो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो इलेक्शन का ऑक्सीजन क्या है? इलेक्शन का ऑक्सीजन है पैसा। इलेक्शन कमीशन भले ही जो है हर एक कैंडिडेट के लिए 75
लाख तक का एक हिसाब मोटा मोटी जो है इनको अमाउंट ये खर्चा कर सकते हैं अपना कैंपेन में, बैनर्स में, पोस्टर में, ये सब। लेकिन क्या उसी में रुका रहता है? अगर आप देखिएगा इस वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर जो चीफ मिनिस्टर और उनका भतीजा जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैडम ये करीब करीब नोन सोर्स से अनएस्टिमेटेड अमाउंट जो है करीब 25 से 30 करोड़ का हुआ एक का। ऐसा बहुत सारे हैं। तो इनका हिसाब किताब कौन देखता है? कौन? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो वही बेचारे मिराज शाह जो है, इनके एक पार्टनरशिप फॉर्म भी है डंडानी एंड कंपनी, मिडिल टाउन रोड में, वहां पे भी छापामारी हुई। इनका लोकल जो एक्चुअली जो फंड मैनेज करते हैं मैडम का इलेक्शन कैंपेन मैनेजर है बोल रही है कुमार साहब, उनका घर में इनकम टैक्स छापा हुआ। उसके बाद इनका सीटिंग एमपी देवाशीष कुमार, उनका घर, रेसिडेंस, ऑफिस, कैंपेन ऑफिस, इवन उनका ससुराल तक नहीं छोड़े, वहां पे जाके भी ये लोग धावा बोल दिए। और ये सारे चीज जो है करीब 15 से 16 घंटा का ये रेड चली। तो 16 घंटा का रेड में तो कोई खाली हाथ निकालते नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मिराज शाह की यहाँ पहली बार पीछे जब रेड हुआ था 2021 में, तो बहुत सारे अनअकाउंटेड गोल्ड, ज्वेलरी, कैश, ये सब जो है बरामद हुआ था। तो ये इनका एक हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ये साफ सुथरा अचानक जो है ये धरती पे अवतार होके आ गए, ऐसा नहीं है। ये इज अ नोन ऑफेंडर। अब ये सारे डॉट्स मैं आपको हिंट्स देते रहूंगा, आप और आपको दर्शक उस डॉट को मिलाते जाइए। इसके साथ क्या हुआ, मेरिलिन ग्रुप, जिनके ऊपर क्या ईडी का क्या आरोप था, जो इन्होंने कॉरपोरेशन का बहुत सारे दलील जो है ये नकल करके गवर्नमेंट लैंड को कब्जा कर लिया और उनके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया। अब देवाशीष कुमार जो मेयर काउंसिल का सिटिंग मेंबर, अपार्ट फ्रॉम सिटिंग एमएलए, वो मेयर काउंसिल मतलब कलकत्ता कॉरपोरेशन का मेयर काउंसिल का सिटिंग मेंबर। और देवाशीष कुमार का नाम पहले आया मार्च एंड में, जब पहली बार मेरिलिन ग्रुप के ऊपर ईडी ने छापामारी की, तो देवाशीष कुमार को उसके बाद 2-3 बार बुलाया था ईडी ने। तो तार जोड़ते जाइए, बिंदु जोड़ते जाइए। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई नासा के साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, सब पता चला आपको, सिर्फ बिंदु जोड़ते जाइए। अब ये लोग मुश्किल में पड़ गए जो पार्टी, क्योंकि जब रिसोर्सेज जब है, अब सोचिए 23 तारीख को फर्स्ट फेज इलेक्शन हो रहा है जो नॉर्थ बंगाल और कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल बंगाल का, अराउंड 142 सीट्स का इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले, ठीक है, अगर आपका सप्लाई लाइन बंद हो जाता है मैडम, आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज हो रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आज सवेरे जो है इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दिल्ली, इन्होंने सारे एसपी, एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज थाना जितने, और सीधा बोल दिया भाई साहब नौकरी करनी है, 24 घंटे के अंदर जितने क्रिमिनल्स है जिनका पोस्ट पोल वायलेंस में जिनका नाम पे एफआईआर हुआ था, भले ही वो बेल पे है, सबको आप अरेस्ट कीजिए, सबको उठाइए 24 घंटे के अंदर और हम लिस्ट मिलाएंगे, हमारे पास नाम है और आप हमें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दीजिएगा, इन लोगों को आप अरेस्ट किया और प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया। अब कौन कराएगा वोट? यही लोग तो कराते थे। जितना बूथ जैमिंग, जितना डराना धमकाना, इतना वायलेंस, इतना गोलीबारी कौन लोग चलाते थे? आम वोटर तो नहीं, वो तो डर के मारे बेचारे घर से निकाल ही नहीं पाते। तो ये हुआ है। दूसरा आप सोचिए, हम जहां रहते हैं विधान नगर, वो कलकत्ता के अंदर है लेकिन अलग से कमिश्नर बना,
तो उस विधाननगर कमिश्नर को अचानक ट्रांसफर कर दिया मुरलीधर शर्मा आईपीएस, काफी सीनियर आईपीएस, उनको हटा दिया। उनकी जगह पे दूसरे एक लेडी आईपीएस को ले आया। अब उनका बैकग्राउंड आपको और एक मैं बिंदु देता हूं आपका दर्शकों के लिए। उनका बैकग्राउंड है, शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल क्राइम एंड फ्रॉड डिपार्टमेंट, दिल्ली का, इसके अंदर, फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर। और मैडम निर्मला सीतारमण है ना, 24 घंटा पहले बंगाल में आए थे कैंपेन करने। तो ये सारे चीज एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए मैं मैडम पहले बोला ना, बहुत कुछ नहीं, काफी कुछ हो रहा है। और हम तो डेली घंटे घंटे में हम देख रहे हैं कैसे कैसे। अब सोचिए, एक 5 बीएलओ सस्पेंडेड अचानक। इससे पहले क्या होता था, ये बीएलओ को ऊपर अगर कोई कार्रवाई करनी होती थी तो इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ सेक्रेटरी को लिखते थे कि भाई आप इनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, और अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कुछ गड़बड़ हुई मिली तो उनके ऊपर एफआईआर करके सस्पेंड कीजिए। लेकिन अभी खेल घूम गया। अब इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली इन चारों के ऊपर एफआईआर करके कागज पकड़ा दिया चीफ सेक्रेटरी को, जो लीजिए आप लोग को इंक्वायरी करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, इस कागज को फाड़ के फेंक देना है, जो भी मर्जी करो, लेकिन ये चारों के नाम हम एफआईआर कर दिए। एफआईआर का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वो डेफिनेटली अरेस्ट होगा, और ये लोगों का नौकरी रहेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये लोग एक बहुत बड़ा इनका रोल रहा। ये एसआईआर को लेकर के जितने हंगामा आपने देखे, मोथाबाड़ी, मुर्शिदाबाद, मालदा, चुन चुन के जगह से लेकर के ये लोग जो है धांधली किए हैं। इनमें बहुत जेन्युइन हिंदू वोटर भी कभी नाम लिस्ट से निकाल दिया जानबूझ के, ये दिखाने के लिए। ये देखिए, मुस्लिम का तो वोट जानबूझ के ये लोग निकल, साथ में हिंदू वोट भी चला गया। तो सर ये आपको नहीं लगता कि इनकी इनकी जो फाइलें हैं, जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी इनके छापे पड़ रहे हैं, इन सब की फाइलें तो अब मुझे लग रहा है कि अमित शाह की टेबल पे पहुंच चुकी होंगी, इसीलिए इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है सर। मैम, आपको एक चीज बताया, देखिए, जो चीज प्रिंट मीडिया में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो न्यूज सुनता है, उसके पीछे का कहानी आप आ, बड़े रोमांचक होते हैं। आपको याद होगा 8 जनवरी कलकत्ता में एक रेड हुई थी आईपैक का दफ्तर पे और उनका रेसिडेंस पे, प्रतीक जैन, जहाँ पे मैडम जाके वो सारे सब कुछ हम लोग देखे थे। हम लोग क्या, पूरा भारत देखे थे, एक सिटी सीएम जो है किस हिसाब से काम में उनका बाधा दिया। उसके बाद बिल्कुल शांत 3-4 महीना। मैं आपको बता देता हूं, पहले वेस्ट बंगाल का इलेक्शन 7 या 8 फेज में होती थी। इस बार भी हम लोग बैठे हुए थे तैयार होके कि कम से कम अगर इलेक्शन घटाते भी है, कम से कम 5 से 6 फेज में तो होगा ही। क्योंकि जिस स्टेट में इतना वायलेंस है, आपको सेंट्रल फोर्स को मूवमेंट करना, इतना सेंट्रल फोर्स ले आना, उनका मूवमेंट करना, उनका तैनात करना, फिर एसआईआर का, लेकिन सारे खेल गड़बड़ा गया उसी रेड में। उसी रेड में ममता बनर्जी ने क्या बताया था प्रेस में, जो ये रेड हुआ हमारा पार्टी का इलेक्शन स्ट्रैटेजी लेने के लिए। इलेक्शन स्ट्रैटेजी में क्या था मैडम, अगर 6 फेज में पोलिंग होता है तो कहां कहां कैडर, कैसे कैसे रिसोर्स, कैसे कैसे पैसा इधर से उधर होगा। देखिए, प्रतीक जैन तो एक मूक है, एक चेहरा है, इनके पीछे सारे जो है पैसा और मैनेजमेंट, मीडिया, कैंपेन, सारे मैनेजमेंट करते थे ये विनेश चंदेल। प्रतीक जैन को
कलकत्ता में बैठा के, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठा के हम लोग सोचे थे अरे प्रतीक जैन सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा ये यही जो है इनके यहाँ। लेकिन नहीं मैम, असली ब्रेन जो है वो है विनय चंदेल, जिसको पकड़ा दिल्ली में। नहीं मैं तो इसीलिए बोल रही ऐसे। हूँ ना कि इनकी इनकी फाइलें जो है सब अमित शाह जी की टेबल पर हैं। एंड और सर एक और जानकारी आ रही है, अ, भोलागिरी एक आश्रम है, हम्म, साधुओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया, उनके साथ मारपीट की। अब देखिए साधुओं के साथ मारपीट करना ये एक तो अपने आप में बहुत घटिया बात है, मतलब बहुत ही घटिया। मन को भी बहुत कष्ट होता है। साधुओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को अभी एक याचिका सौंपी है, और मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि रातों रात देखिए वाराणसी और अयोध्या से कई सारे साधु संत उनके सपोर्ट में कोलकाता पहुंच रहे हैं सर। बिल्कुल मैम, सचमुच बहुत ही घटिया। मतलब इलेक्शन में ऐसे नहीं होने चाहिए। इलेक्शन में क्यों, कभी भी ऐसे साधु संत जो है वो अलग संप्रदाय, उसका काम क्या है, प्रचार करना, पूजा पाठ करना, यही है ना। और ये भोजगिरी आश्रम मैम, ये काफी मशहूर, और इनका अगर आप देखिएगा लिंक हरिद्वार से आता है, इनका ऋषिकेश से, ऋषिकेश तो बहुत जी। बड़ा इनका आश्रम है। और ये लोग हर एक साल जो है चार धाम का यात्रा वगैरह, बहुत इनका चैरिटेबल डिस्पेंसरी है कलकत्ता में। बहुत सेवा के काम करते हैं समाज में। अब इन लोगों को जाके एक लोकल काउंसिलर जाके बताया, आप लोग जो है यहाँ पे चोर चमार है, आप लोग सब घर में जाके लूटपाट करते हैं, ये करते हैं, बोलते इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, हाथापाई किया। बड़ा दुखदायी चीज है। और बूढ़े बूढ़े साधु है, ऐसा नहीं कोई जवान कोई ऐसा। आप उन लोगों को चेहरा देख के मैडम उसको तरस आई। तो ये लोग जो है अभी जाके आज कल गवर्नर साहब को याचिका दायर किया कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसे हुआ, और हम एक जुलूस निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं समाज को जागृत करने के लिए। देखिए साधु संत इस सब पॉलिटिक्स में हम लोग कोई हिस्सेदार नहीं है। आपको कौन पार्टी जीतेगा नहीं जीतेगा उससे हमें क्या लेना देना है। तो इनका कहाँ से शुरू हो गया, वो भारत सेवाश्रम। आप जानिए, आप एक चीज आप सुन लीजिए, भारत सेवाश्रम और ममता बनर्जी का 40 का आंकड़ा है। भारत सेवाश्रम का जो महाराज है कार्तिक महाराज, बंगाल में सब जानते हैं, वो बहुत सारे राइट्स मुर्शिदाबाद मालदा उस एरिया में उन्होंने बंद करवाया। ऐसा ऐसा गांव में है, गांव है वहां पे, जहां पे आप शाम को दिया नहीं जला सकते हैं। अब घर में तुलसी का मंच नहीं लगा सकते, पेड़ नहीं लगा सकते। वहां वहां जाके कार्तिक महाराज ने अपना प्रचार किया और सबको जय सनातन प्रथा से अवगत कराया। तो ये जुलूस कल भारत सेवाश्रम का जो भवानीपुर का जो है गड़ीहाट में कलकत्ता में जो ऑफिस है वहां से शुरू होगा, और कहाँ जाके खत्म होगी, मैडम के घर के पास, ओहो। भवानीपुर। तो साधु संत जो है आज ममता दीदी के घर पे धावा बोलने वाले हैं। और हाँ, आप सर ये बता रहे थे कि कुछ अरेस्टिंग भी चल रही है इस समय, वो क्या है? अरेस्टिंग अरेस्टिंग एक चीज मैं बता देता हूँ, ये साधु संत, बहुत सारे साधु जो इस टाइम में कलकत्ता में पहुंच चुके हैं, अयोध्या और वाराणसी से। और ये सारे जो है जहाँ पे गंगा सागर में जो कैंप लग रही है गंगा के किनारे कलकत्ता में, वहीं पे ये लोग अपना अ, अ, चादर बिछा के ये लोग बैठे हैं, और सारे सब देखिएगा, क्योंकि इन लोगों को खोने का कुछ नहीं है। जो कुछ है ये तो इस संसार का मोहमा त्याग करके आए हैं ना। तो किस चीज का इनका डर है? इनका कोई चीज का डर नहीं है। दूसरी बात है मैडम, देखिए वेस्ट बंगाल में मेन इशू करप्शन हो या नारी का सुरक्षा, कुछ भी हो, घुसपैठी हो, लेकिन सबसे बड़ा इशू है वोटिंग का। वोटिंग के दिन इंसान का दिल में डर ना हो, और खुद खुले मन में जाके बिना डर के जाके वोट दे। तो इसके लिए बहुत सारे ये लोग एक्शन, क्या एक्शन इन द सेंस, देखिए बहुत सारे काउंसलर पकड़े गए,
जिनको खुलेआम, जिनको पता चला एविडेंस के साथ धमकी दे रहा है और बता रहे हैं देखिए आपका वोटर कार्ड जो है आधार कार्ड के साथ लिंक है, और हम बैठे बैठे इस ऐप से अपना, गरीब आदमी बेचारा क्या क्या समझ से फोन पे रहे, देखो ये ऐप है, इससे जो है हमको पता चल जाएगा आप कहाँ पे बटन दबाया, उसके बाद समझ लेना। ये सारे चीज बहुत सारे हो रहे हैं। पुलिस आईसीएसएचओ को बोला 24 घंटे के अंदर जितना एफआईआर है पोस्ट पोल वायलेंस या पंचायत इलेक्शन का वायलेंस पे, इन लोगों को आप तुरंत अरेस्ट कीजिए और पूरा लिस्ट भेजिए अरेस्ट का, हम मिला के देखेंगे, हमारे पास लिस्ट है, उससे मिला के देखेंगे। दूसरी बात, पोलिंग बूथ में बिल्कुल सिस्टम बदल दिया। अभी वोटर स्लिप जो है कोई पार्टी कागज आपके पास नहीं आएगा या पार्टी के सिंबल के साथ, आपको वोटर स्लिप देंगे बीएलओ, लोकल बीएलओ, उसमें कोई सिंबल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपका वोटर डिटेल्स रहेगा, एपिक कार्ड नंबर रहेगा, आपका फोटो रहेगा, बस इतना। आपको सिर्फ अपना पुराना वोटर कार्ड और वो लेके जाना है। और उस वोटर स्लिप में सबसे बड़ी चीज जो है वो क्यूआर कोड, मतलब एक 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा जो आप फर्जी वोटर है कि नहीं है, आपका मतलब बूथ नंबर क्या है, वार्ड नंबर क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। और वही कागज लेकर के आप दूसरे पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है। पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के अंदर कोई आदमी नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं, कुछ नहीं है। और सारे ये कंट्रोल जो है वो जवान खड़े हैं, हम तो देखे वो बॉडी कैमरा लेकर के, ठीक है, मतलब कौन उसके सामने आ रहे हैं, कौन क्या बातचीत हो रहा है, और पूरा सारे वेबकास्टिंग हो रहा है लाइव। और वहां पे अगर एक भी कुछ ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट ऑन सस्पिशन, वहां पे रीपोलिंग या वोट कैंसिल हो सकता है। पहले होता था क्या, इलेक्शन हो जाते थे फिर हम बड़े स्टेटमेंट देते थे, देखिए इलेक्शन जो है वायलेंस फ्री हुआ, हमें सिर्फ 25-26 बूथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया जहां पे रीपोलिंग होगा। अभी क्रेडिट दूसरे में जा रहा है, क्रेडिट अभी मिलेगा कितने में आपने रीपोलिंग कराया, उसमें आपका कोई क्रेडिट या कोई आईएएस आईपीएस को क्रेडिट नहीं मिलेगा जो आपकी यहाँ वायलेंस फ्री हुआ इस पे। अगर वायलेंस फ्री हुआ तो हुआ, वही आपका काम है, और वो हम देख लेते हैं पूरा। आधे पोलिंग स्टेशन में पहले कैमरा चलता ही नहीं था, ये बंद कर दिया जाता था, ये खराब किया गया कर दिया जाता, जो भी मर्जी करते थे। अभी कोई भी कैमरा अगर 2 मिनट के लिए अगर ऑफ होता है, तुरंत अलार्म जो है उस वोटिंग के सेंटर में शुरू हो जाएगा। सर आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है, चूंकि आप वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं, कोलकाता में, आपकी सब चीजों पे नजर है। और जिस तरीके से ईडी एक्शन ले रही, जिस तरीके से आयकर विभाग के लोग चुनाव आयोग के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, आपने बहुत विस्तार से मेरे दर्शकों को जानकारी दी। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।